Assalamu alaikum to all of my viewers. Welcome to my YouTube channel Teach with Hamza. आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स और उसका पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बनना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक्स मीन रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसकी तारीफ मैं लिख देता हूं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज क्या होता है बेसिकली, देखिए हमने स्टडी ऑफ चार्जेस पढ़नी है तो जरूरी यही है कि हम पहले बेसिक से स्टार्ट करें। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेजेंट इन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का चार्ज उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे डिपेंड करता है। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी उतनी उस बॉडी का चार्ज होगा। चार्ज की प्रॉपर्टी पर बात करें तो हमें पता है कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। इनके अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि अनलाइक अट्रैक्ट और लाइक रिपेल। चार्ज की और प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज होता है, ये कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। लाइकवाइज चार्ज की अमाउंट हमेशा क्वांटाइज्ड होगी, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन बराबर है 0 1, वेयर एन बराबर है 1 2 3 4 इतना। इसके बाद 5 हो गई है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। हम इसकी प्रॉपर्टी से जानते हैं कि हमारे पास अगर कौन से चार्ज हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पर फोर्स इस तरफ लग रही होगी, इस पर फोर्स इस तरफ की लग रही होगी और ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ गया। अब इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होती है, लेकिन डी कूलम ने यह सोचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी अमाउंट में होती है और ये किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, हम इसको कैसे मेजर करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से कहां कितनी और कितनी है। तो उसके लिए उसने एक लॉ दिया इसको मालूम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कूलम लॉ, जिसको हम कहते हैं कूलम लॉ, जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। कूलम लॉ, कूलम ने ऐसे किया कि दो बॉडीज को लिया, दो मासेस को लिया, उसने एक यूनिट का इस्तेमाल किया जिसे हम कहते हैं टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस, उसने इस बैलेंस के जरिए मालूम किया कि दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स होती है और उसका मैग्नीट्यूड आया कितना होता है, ताकि हमें मालूम हो सके। तो उसने किया ऐसा कि दो चार्जेस को, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसके साथ बांध दिया। ये मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज है और ये मैं कहता हूं पॉजिटिव चार्ज। अब इसके दरमियान बांध दिया, दरमियान में उसने डिस्टेंस थोड़ा सा नप रखा, ये हमारे पास डिस्टेंस है। इसने मालूम किया, इसने फिर एक स्टेटमेंट पुट की, एक आर्टिकल लिखा, उस स्टेटमेंट के अनुसार
जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसने कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic force is directly proportional to magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। अब तुम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन से दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। जस्ट ट्राई, फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। तो उसने हमें बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बेसिकली जो वेक्टर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। दूसरा उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर दूसरी इंक्रीज होगी तो पहली डिक्रीज होगी। ये हमारे पास इनवर्सली का रूल आ जाता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी लिख देते हैं 1/r स्क्वायर। इसको इसने दूसरी का नाम दिया। जब दोनों को कंबाइन किया तो उसने क्या पाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन सिर्फ उसको माना जाता है जिसमें साइन कौन सा होता है, इक्वल का। यहाँ पर साइन इक्वल का नहीं है, तो इक्वल का साइन हम जब लगाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसको हम कांस्टेंट को कोई भी नाम देते हैं। वहां पर भी, यहाँ पर भी वही कांस्टेंट यूज हुआ है, k इज इक्वल टू Q1 Q2 divided by R square। This is the basic formula of Coulomb law। इसको मैं साथ स्टार का नाम दे देता हूँ, स्टार 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नीचे लिख देते हैं कि K हमारे पास क्या है, R कांस्टेंट का एक नाम होता है, K का भी एक नाम है, वेयर K इज कूलम कांस्टेंट। और K की वैल्यू क्या है हमारे पास, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space
and also called dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एप्सिलॉन नॉट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड है, वो कितनी है, E इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 इज टू पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ऑफ फ्री स्पेस। आगे हमारे पास k की वैल्यू क्या बनेगी, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी और k की वैल्यू होगी। तो अब जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन थी f इज इक्वल टू, वो क्या बन गई, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको मैं नंबर 2 इक्वेशन का नाम दे देता हूं। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी हो गई, नंबर 2, और किस फॉर्म में, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। As we know, force is a vector quantity and vector quantity has two things. One is magnitude, the other is direction. ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगी। अब इसकी डायरेक्शन फॉर्म हम मालूम करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं यहां पर फिर चार्जेस ड्रॉ करूं, ये हमारे पास Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। दोनों का फोर्स किस तरफ होगी, F1 F2, और ये क्या हो गया, R डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान। अब Q2 पर लगने वाली फोर्स Q1 से Q2 पर लगने वाली फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूं। इस तरीके से Q2 से Q1 पर लगने वाली फोर्स को हम किसका नाम देते हैं, F इज इक्वल टू 1 2। यहां पर फोर्स वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। F12 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फ्रॉम 3 और 4 से हमें क्या शो हो रहा है, लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 हमें क्या मालूम हो रहा है कि F21 बराबर है -F12। F21 बराबर है -F12। यहां पर माइनस इस मैग्नीट्यूड का माइनस नहीं है, बल्कि ये डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाया गया है कि अगर एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है, अगर एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है। मतलब क्या कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वजह से हमने इनको डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए इस फोर्स के साथ माइनस लगा दिया। आप ऐसा कर सकते हो, आप इसके साथ भी माइनस लगा सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या चीज दिखाई दी जा रही है कि टू फोर्सेस, द फोर्स attracting on Q1 body by Q2 is always equal in magnitude with the force attracting on Q1 body by Q2.
So basically, two forces are equal in magnitude but opposite in direction. ये चीज हम लिख देते हैं कि two forces are equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन। यहां से इस स्टेटमेंट से आपको क्या मालूम हो रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ है, ये किस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन। न्यूटन थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और दो फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, सेम होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसमें हमने अप्लाई किया था एफ इंटरनल इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल, माइनस वहां पर भी इंडिकेट किया था किसके लिए, सिर्फ डायरेक्शन के लिए। यहां पर बिल्कुल वही बात है कि टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो बेसिकली तुम्हें एक और पॉइंट मिल गया है। कई बार अगर तुमसे पूछा जाए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कोई एप्लीकेशन बताओ, तो तुम वहां पर बता सकते हो कि द ग्रेट कूलम लॉ इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट, ये हमारे पास यहां तक रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं एफ इज इक्वल टू, मैं इसका नाम दे देता हूं एफ वैक्यूम। वैक्यूम क्योंकि ये जो हमारे पास परमिटिविटी है, ये किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की। व्हेन देयर इज नो मीडियम देन द परमिटिविटी इज लाइक दैट, बट व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ मीडियम। एग्जांपल ऐसे कि अगर दो बॉक्सर हैं, वो रिंग में फाइटिंग कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे को ज्यादा इंटेंसिटी से मार रहे हैं, तो दरमियान में तुम एक स्क्वाश प्लेट ले, एक बड़ी प्लेट ले आओ, अब उनको कहो कि एक दूसरे को मारे, तो क्या एक का जो पंच है वो दूसरे पर जगह हो सकेगा? नहीं। या दूसरे का जो आया पंच है वो एक पर जगह हो सकेगा? नहीं। जगह होगा भी तो बिल्कुल कम मिकदार में। तो उस पंच को, वो तो इंटेंसिटी तो सेम उस आदमी की वही है, लेकिन उस पंच को कम करने वाली चीज कौन है? जो दरमियान में हमने वो प्लेट लगा दी है। जितनी वो भारी, जितनी वो मोटी, जितनी वो कुवत वाली होगी, जितनी पावर वाली होगी, उतना उनके दरमियान उस डिस्टेंस को बढ़ाएगी और उनकी इंटेंसिटी को कम करेगी। लेकिन जितनी वो हम बारीक प्लेट लेकर आएंगे, तो उतना क्या होगा कि एक पंच सी वो प्लेट पाशा पाश हो जाएगी और देन वो फिर अगेन से फाइटिंग करने लग पड़ेंगे दो बॉक्सर। बेसिकली यहां पर भी यही है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ की एक एप्लीकेशन है, मैं यहां पर वो आपका करा देता हूं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम कि तब क्या हो जब हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस नहीं बल्कि कोई मीडियम पड़ा हो, तो तब उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह से होगी, ये हम आज देखने जा रहे हैं। तो देखिए मैं फिर चार्जेस ड्रा करता हूं। ये हमारे पास चार्ज है प्लस, ये चार्ज है माइनस, ये दरमियान में एक मैंने प्लेट रख दी। अब इसकी फोर्स इस तरफ लग रही है, उसकी फोर्स इस तरफ लग रही है। whenever we introduce a medium between two charges,
whenever we introduce medium between two charges, force decrease with the amount of force decrease with the amount of relative permittivity. अब ये relative permittivity क्या है? Relative permittivity is basically a relations of what? A relation of a permittivity of a medium upon permittivity of a free space. इन दोनों की जो रेशो है उसी को तो relative permittivity कहा जाता है. Relative permittivity is basically a ratio of permittivity of medium divided by permittivity of free space. Medium और फ्री स्पेस. आपको यहां पर चार्ट नजर आ रहा होगा. इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे कम परमिटिविटी है वो किसकी है? फ्री स्पेस की, वैक्यूम की. और सबसे ज्यादा जो है हमारे पास मेटल वगैरह की है. तो जितना हम ज्यादा मीडियम वाला यूज करेंगे मटेरियल, उतनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी. जितना हम कम वाला करेंगे उतनी उसकी क्या होगी? कम होगी. अब यहां पर अगर मैं ऐसे करूं कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, तो ये देखो, ये आपस में ये भी कीमत एक जैसी है, ये भी एक जैसी है, तो यूनिट क्या बचेगा? नो यूनिट. रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट. लेकिन व्हाट इज द फोर्स इन केस ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी तो हमने लिखना है. तो उसको पहले मैं लिख देता हूं. ये जो हमारे पास स्टार्ट 2 है, that become यहां पर मैं लिखूंगा f ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो आया कहां आएगी? मल्टीप्लिकेशन में आएगी या डिवीजन में आएगी? तो हमने यहां पर क्या पढ़ा है कि whenever we introduce medium between two charges, force decrease with the amount of ER. force decrease हो रही है तो मतलब क्या हो रहा है कि दूसरी चीज बढ़ रही है. तो एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है. तो ये आपस में कौन सा रिलेशन आ गया? इनवर्सली रिलेशन. इनवर्सली रिलेशन में इंडिकेट करने के लिए हम चीजें कहां पुट किया करते हैं? ऑलवेज इन अपॉन. ऑलवेज इन अपॉन. रिलेटिव परमिटिविटी कहां आएगी? बिल्कुल सेम अपॉन में. ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? स्टार 3. अब अगर मैं इसको मोर एवेल्युएट करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि f ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/ER इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? f ऑफ वैक्यूम. तो f ऑफ मीडियम क्या बन जाएगा? f ऑफ मीडियम इज इक्वल टू f ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER. इससे हमें क्या शो हो रहा है कि f ऑफ जो वैक्यूम है इट इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ f ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी. और जो f ऑफ मीडियम है वो हमें कैसे मालूम होगा? f ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी. तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ वैक्यूम है वो मच ग्रेटर देन है किससे? f ऑफ
मीडियम से। यहां से हमें क्या मालूम हुआ कि जितनी बड़ी परमिटिविटी, जितनी हाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम यूज करेंगे, उतना जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, उतना मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन आता है हमारे पास क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितने हम चार्जेस बड़े शो करेंगे, अगर हमारे पास एक 10 कूलम का है तो दूसरा 5 कूलम, तब भी सेम होगा। एक 5 का है, एक 10 का है तो दूसरा भी 10 का है, तो तब क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। तब वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नंबर वन फैक्टर। नंबर टू, अगर हम दो चार्जेस को लंबे डिस्टेंस तक लेकर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ने से उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, वो उसके स्क्वायर के मुताबिक कम होती जाएगी। अगर हम 2 मीटर दूर लेकर जाएंगे दो चार्जेस को, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी कम हो जाएगी, 4 न्यूटन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, नॉट अ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस थोड़ा कर देंगे, 1 मीटर होगा, तो हमारे पास फोर्स भी कितनी होगी, 1 न्यूटन ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस हम ज्यादा लंबा कर देंगे, लाइक वाइज 7 मीटर तक हम चले गए, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। हमारे पास न्यूटन जो फोर्स है वो कितने न्यूटन डाउन हो जाएगी, 49 न्यूटन। ये दो हमने पहले सबक में पहले पढ़े थे। अब तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है कि अगर हम ऐसा मीडियम यूज करते हैं जिसकी जो परमिटिविटी है वो मच मच ग्रेटर है, किससे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या असर पड़ेगा कि वो उसी की वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। उसी की वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज करते हैं तो वहां पर तुम्हारे पास वैक्यूम पाया नहीं जाता। तो वैक्यूम की जो फोर्स है, जो सबसे ज्यादा ग्रेटर है, ये एक आइडियल फोर्स है जो उस जगह पर हो सकती है जहां पर वैक्यूम है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह, इस जगह पर जहां पर हम एप्लीकेशन करते हैं इसकी, वहां पर वैक्यूम क्रिएट करना बहुत बहुत मुश्किल है। ऑल्दो हो जाता है लेबोरेटरीज में, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल है। हमारे जो बेसिकली फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लेवल पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इसकी बेस पर, वो मीडियम यूज करके हो रहे हैं। डिफरेंट तरह के मीडियम हम यूज करते हैं, कभी एयर को कर देते हैं, कभी कोई मीडियम ही नहीं करते। तो जितना हम कम लो मीडियम यूज करेंगे, लो परमिटिविटी वाला, उतनी उसकी फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर आपने रियली पसंद किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके जाएं। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक वैसे बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, नोट बनाते जा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऑल दो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव लगी है आपको, तो प्लीज शेयर करके अपने इस भाई का साथ दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज।